नमस्कार, मेरा नाम है देवाशीष मिश्रा और स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर हमारी गुरु सीरीज में, जिसमें आज हम फिर लेकर आए हैं आज के 15 सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 2023 के संदर्भ में आपको सत्य कथनों का चुनाव करना है। पहला कथन है, इस दिवस का आयोजन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती पर किया जाता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि श्रीनिवास रामानुजम की जयंती पर अंतरराष्ट्रीय नहीं, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन किया जाता है। और ये किस दिन किया जाता है? आपका 22 दिसंबर को। तो रामानुजम की जयंती कब होती है? 22 दिसंबर को। इस दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस होता है। और जो अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस है ये होता है आपका 14 मार्च को। 14 मार्च को याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि इसको हम पाई डे भी बोलते हैं। पाई जो आपने सुना होगा, इस तरीके से पाई, इसका मान 3.14 होता है, तो यहीं से 14 मार्च ये लिया गया है। तो 14 मार्च को होता है मैथमेटिक्स डे, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। तो ये कथन गलत है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस 2023 की विषय वस्तु मैथमेटिक्स यूनाइट्स, तो ये गलत है। मैथमेटिक्स यूनाइट्स जो है ये अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस की 2022 की थीम थी, लेकिन 2023 के लिए जो थीम है वो है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। ये 2023 के लिए थीम रखी गई है, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। तो ना पहला सही है ना दूसरा सही उत्तर हो जाएगा, ना ही एक ना तो दो। तो दोनों कथन गलत हैं यहाँ पे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में समझाइए। यानी कि ये जो अलग अलग संस्थान यहाँ पे दिए हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान है, इनकी स्थापना के अनुसार उनको क्रम में लगाना है। तो पहला आपके यहाँ पे दिया है एशियन अवसंरचना निवेश बैंक, यानी इसको हम बोलते हैं AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में। दूसरा है यहाँ पे विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना सभी को पता है 1944, ये बहुत कॉमन है, पहले भी कई बार पूछा गया है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तो इसके हिसाब से अगर हम क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक, जो कि दूसरे नंबर पे है यहाँ पे। उसके बाद हो जाएगा ADB, जो कि तीसरे नंबर पे है आपका। और उसके बाद हो जाएगा AIIB, जो कि आपका पहले नंबर पे है। तो सही क्रम हो जाएगा 2, 3, 1, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। इनके स्थापना वर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं। मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, हेडक्वार्टर्स भी कई बार मिलाने के लिए आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, कनेक्टिविटी पहलुओं एवं क्षेत्र की वाणिज्यिक क्षमता के उपयोग हेतु हाल ही में बांग्लादेश, भारत और जापान के मध्य में कनेक्टिविटी इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बांग्लादेश, भारत और जापान के बीच में क्या कनेक्टिविटी हो सकती है? भारत अपने यहाँ पहले भी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, दो नीतियां विदेश नीति के माध्यम से संचालित करता रहा है। और ये लुक ईस्ट पॉलिसी के आगे बढ़ाने के क्रम में अब ये कनेक्टिविटी देखी गई कि इस पूरे रीजन में क्या कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरीके से एयर कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी या मरीन कनेक्टिविटी बन सकती है, और उनका किस तरीके से वाणिज्यिक क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। इस पे कनेक्टिविटी इवेंट का आयोजन किया गया था। तो ये कहां हाल ही में किया गया था? त्रिपुरा में किया गया था। कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिल्ली हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑप्शन और दिया जा सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। गुजरात तो बिल्कुल भी नहीं है। त्रिपुरा आपका सही उत्तर है, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? यानी सौर उपकरण जो है, फोटोवोल्टिक सेल्स के माध्यम से जो सौर पैनल विद्युत निर्माण के लिए बनाए जा रहे हैं, या सौर आधारित उपकरण जो बनाए जा रहे हैं, बहुत से लैंप देखे होंगे, या आपने लाइटें देखी होंगी, या पंखे देखे होंगे, गीजर देखे होंगे, कुकर देखे होंगे। तो इस तरीके के पूरा सौर निर्माता जो है भारत कब तक बन जाएगा? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता भारत 2026 तक बन जाएगा। ये इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF की रिपोर्ट है। इसके अलावा इसका एक और निष्कर्ष भी था कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा में भारत तृतीय स्थान रखता है। किस मामले में? नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और योजनाओं के मामले में। यानी सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और योजनाएं जो चला रहा है, उसमें तीसरा स्थान विश्व में भारत का है, जितने भी देश उसमें चला रहे हैं उसमें से। तो वर्ष 2026 तक ये सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा OFAC 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो ये हाल ही में चर्चा में था और ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो OFAC जो है ये इजराइल की जासूसी
जो सुविधाएं हैं या विश्व पे जो नज़र रखने का काम करता है अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से अपने क्षेत्रों की संरक्षा के लिए या पड़ोसी देशों पे नज़र रखने के लिए, तो ओफेक श्रृंखला के सैटेलाइट ये भेजता है। इसी में तीसरा सैटेलाइट हाल ही में भेजा गया था। और ये ओफेक 13 किसका मिशन है? इजराइल का मिशन है। और ये 28-29 मार्च के आसपास इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था वो था शैविट 2। शैविट 2 इसमें यूज किया गया था। और ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित ये किया जा रहा है। और इसका काम क्या होगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी अर्थ की निगरानी करना। और ये कहाँ से छोड़ा गया था? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड IAI से ये छोड़ा गया था ओफेक 13। तो ये महत्वपूर्ण है। किस देश का है? ये भी महत्वपूर्ण है, इजराइल, आप याद रखिएगा। शाविट 2 भी आपसे पूछा जा सकता है कि शाविट 2 किस देश का प्रक्षेपण यान है, तो आपको टिक करना होगा इजराइल। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTD द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2022 में 6.6% रही। इससे घटकर वर्ष 2023 में कितना परसेंट ये रह जाएगी? तो वर्ष 2023 में ये 6% रहने का अनुमान इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा जो आपका ग्लोबल बिजनेस है उसके लिए इसने कहा है कि ग्लोबल बिजनेस वर्तमान में 2.2 पे चल रहा था, 2022 में 2.2% पे चल रहा था, लेकिन ये 2023 में घट करके 2.1% हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसने क्षेत्र बताया है ग्रोथ के लिए कि साउथ एशिया की जो ग्रोथ है वो वर्ष 2023 के लिए 5.1% रहेगी, यानी ग्लोबल एरिया से इसकी ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ रेट दिखा रहा है। और भारत की भी 6% रहने की संभावना है। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT या रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये इंडेक्स हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं? तो ये NSE की प्रेस रिलीज है, NSE के द्वारा ये लॉन्च किए गए थे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। भारत के पहले, इंडियाज फर्स्ट एवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडेक्स ये दोनों जारी किए गए हैं। ये जो हमारे रियल एस्टेट की परियोजनाएं हैं उनका प्रदर्शन किस तरीके से हो रहा है, वहां पे निवेश करने से क्या फायदा हो सकता है, और एक ट्रस्ट बनाया गया है ताकि जोखिम में संपत्ति जो फंसी है रियल एस्टेट की उसको किस प्रकार से निकाला जा सके, इसी संबंधित ये सूचकांक प्रदर्शित किया गया है। तो रियल एस्टेट को लेकर के कई सारे काम भारत कर रहा है, तो इसी संदर्भ में NSE के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय जांचकर्ता फ्रीडम हाउस के द्वारा प्रकाशित वर्ष 2023 के फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स के अनुसार दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश कौन सा है? तो इसने दो देशों को सबसे ज्यादा निम्नतम स्थान पे रखा है, यानी सबसे कम स्वतंत्रता है या नॉट फ्री स्टेटस इनको दिया गया है। दोनों ही पहले स्थान पे है, वो है तिब्बत और सीरिया। तो यहाँ पे तिब्बत दिया गया है। तिब्बत भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तिब्बत को भारत ऑटोनोमस एरिया मानता है और चाइना अपना अधिग्रहण क्षेत्र मानता है। और तिब्बत के दलाई लामा को अपने हिमाचल प्रदेश में भारत ने शरण भी दे रखी है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तिब्बत प्रेस के द्वारा अलग से भी ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, तो भारत में इसको महत्व मिलना जरूरी है। तो दुनिया में सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश, मतलब जहां के लोगों के पास सबसे कम स्वतंत्रता है, उनको बहुत दबा कर रखा गया, सप्रेस्ड है एकदम, उनको इसमें स्थान दिया गया है। इसके अलावा सूडान नहीं, साउथ सूडान नया देश बना है जो साउथ सूडान, तो साउथ सूडान इसमें दूसरे स्थान पर है, इरिट्रिया दूसरे स्थान पर है, और उसके अलावा उत्तर कोरिया में भी काफी प्रतिबंध लोगों पर है, तो ये थर्ड स्थान पे आपका रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, इंडेक्स महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा? फ्रीडम हाउस के द्वारा, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 ये किस दिन मनाया गया? तो पहचान दिलाने के लिए, ट्रांसजेंडर्स को पहचान दिलाने के लिए ये 31 मार्च को ये मनाया गया था। और जो दूसरा एक यहाँ पे और ऑप्शन दिया है 20 नवंबर, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये जो 20 नवंबर है ये है ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस यानी कि याद करना, रिमेंबर करना है। किसको याद करना है? ट्रांसजेंडर संबंधी हिंसा के जो लोग शिकार हो गए हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी स्मृति में 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस मनाया जाता है। तो 20 नवंबर ही महत्वपूर्ण है, 31 मार्च भी महत्वपूर्ण है। 31 मार्च विजिबिलिटी से रिलेटेड है, ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी इंटरनेशनल, और 20 नवंबर ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस है, और ये आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो यूपी ESSC की स्थापना करने की बात की गई। अभी तक अलग अलग प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के लिए अलग अलग आयोग थे और परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति की जाती, जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका लखनऊ में, प्रयागराज में था। अब
इसी को समाप्त करते हुए केवल एक आयोग बना दिया गया है, UPESSC, जो कि एजुकेशन से संबंधित सभी नियुक्तियां करेगा। इसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा सभी की नियुक्तियां होंगी। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ प्रश्न था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपी एजुकेशन सिलेक्शन सर्विस कमीशन। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। तो क्या है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? ये 2022-23 से 2025-26 के वित्तीय वर्ष में इसको संचालित किया जाना है और इसके लिए 4800 करोड़ रुपए की राशि इस बार के बजट में दी गई है। ये अलग से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण राशियां कई बार विशिष्ट योजनाएं या नई योजनाएं जो आती है उनकी पूछ ली जाती है। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, वाइब्रेंट विलेज के लिए कितनी राशि बजट में दी गई? तो 4800 करोड़। और इसमें क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 4 राज्य और 1 यूटी जो कि नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, खासकर चाइना के साथ में, वहां के जो निकटवर्ती गांव हैं उनका विकास करना है और वहां पे उन गांवों में विकास करके इंक्लूसिव ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को आगे बढ़ाना है और आउट माइग्रेशन को वहां पे रोकना है, यानी उसको रिवर्स करना है। जो भी लोग वहां से पलायन कर गए उनको वापस स्थापित किया जाए, अवसर वहां इस तरीके के दिए जाएं और इंप्रूव्ड सिक्योरिटी और सुरक्षा दी जाए। तो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, उनके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है। किस मंत्रालय की पहल है? गृह मंत्रालय की पहल है। वित्त मंत्रालय द्वारा कितना बजट इसके लिए दिया गया है? 4800 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित गुड फ्राइडे समझौता या बेलफास्ट समझौता, ये किस देश से संबंधित है? तो आयरलैंड से संबंधित है। आयरलैंड और ब्रिटिश सेनाओं के बीच में तो युद्ध हो रहा था जिसको द ट्रबल्स का नाम दिया जाता है इतिहास में। इसी को समाप्त करने के लिए 1998 में यह समझौता हुआ था, जिसको गुड फ्राइडे एग्रीमेंट कहते हैं, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। और इसी कारण से चर्चा में था, इसको द बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं। गुड फ्राइडे एक दिन हुआ था इसलिए गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 1998 में, और बेलफास्ट एग्रीमेंट इसका ऑफिशियल नेम है, जिसमें सभी के हस्ताक्षर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आयरलैंड और ब्रिटिश सेनाओं के बीच में जो संघर्ष था उसकी समाप्ति के उपलक्ष्य में ये हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित हिकिकोमोरी, ये क्या है? तो हिकिकोमोरी जापान में सामाजिक अलगाव की स्थिति है, यानी जब समाज से अलग होकर के जब आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे होते, हर तरफ से असफलता हाथ लग रही होती है, या ऑफिस में आपके साथ सभी का बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, तो अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए उस सामाजिक स्थिति से, उन सभी नकारात्मक स्थितियों से अपने आप को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो हिकिकोमोरी कहलाती है, जिसमें आप एक अपने आप को अलग स्थान पे बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये चूंकि मिलते जुलते नाम आपके अन्य देशों के साथ हो सकते हैं कि कोरिया परमाणु मिसाइल तो नहीं है, चीन वायरस तो नहीं है, या इंडोनेशिया में कोई ऐसी धार्मिक प्रथा तो नहीं है, तो याद रखिएगा जापान में सामाजिक अलगाव की स्थिति, शब्दावली उसका भी प्रश्न आ सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत या सम्मेलन युद्ध अपराध से संबंधित हैं जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं? तो पहला यहाँ पे दिया है रोम संविधि। तो रोम संविधि यानी रोम इंस्टीट्यूट, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि है। इसके द्वारा यह बताया गया है कि कौन कौन से चीजें युद्ध अपराध में शामिल होंगी। और जिनेवा कन्वेंशन, ये भी वॉर क्राइम की डिफिनीशन को परिभाषित करता है, यानी कि ऐसा कोई भी इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र विद्रोह या संघर्ष हो सकता है जिसमें एनी एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन यानी काफी व्यापक मात्रा में नुकसान हुआ हो, और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी या क्षेत्र पे या किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया गया हो, नॉट जस्टिफाइड बाय मिलिट्री नेसेसिटी, जहां पे सेना का प्रयोग आवश्यक ना रहा हो, एंड कैरीड आउट अनलॉफुली एंड वांट ओनली कॉन्स्टिट्यूट्स ए वॉर क्राइम, और जो कि विधि पूर्वक नहीं किया गया है, तो ऐसे भी किसी भी प्रकार के कृत्य को युद्ध अपराध के रूप में माना जाएगा, ऐसा जिनेवा कन्वेंशन ने कहा गया। तो जिनेवा कन्वेंशन और रोम संविधि ये दोनों ही युद्ध अपराध से संबंधित है। हाल ही में युद्ध अपराध समाचारों में था कि रूस ने यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है वहां पे बहुत सारे युद्ध अपराध किए हैं, तो इससे संबंधित कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ध्यान रखिएगा। रोम संविधि और जिनेवा कन्वेंशन, सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न, अवध राज्य के संदर्भ में सत्कथनों का चुनाव आपको करना है। तो अवध के नवाब यहाँ पे दिए हैं, उनके द्वारा कार्य दिए गए हैं, तो आपको सही बताना है। नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण कराया था, तो ये एकदम सही है। दूसरा, नवाब सआदत अली खान ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी, ये भी ठीक है। और तीसरा, नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी का जन्मदाता माना जाता है, तो ये ठुमरी सबसे महत्वपूर्ण है और ठुमरी का जन्मदाता माना जाता है। और 2 घराने संगीत में, लखनऊ घराना और बनारस घराना, ये दोनों ठुमरी से ही संबंधित हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है अलग से कल्चर में, यूपी कल्चर में। तो 1, 2, 3 तीनों ही आपके स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो ये थी आज की 15 प्रश्नों की श्रृंखला। अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। आगे इसी तरीके की वीडियोस के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर
नोटिफिकेशन आपको इसके मिलते रहें। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में नए प्रश्नों के साथ में।